हाय एवरीवन, दिस इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू द चैनल सिंप्लीफाइंग एग्जाम्स। बच्चों, आज की इस वन शॉट वीडियो में हम बात करेंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ वाले चैप्टर के बारे में, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक अच्छी बात इस लेसन की ये है कि इसके अंदर जो आपको टॉपिक्स दिए गए हैं वो आपने कहीं ना कहीं अपनी प्रीवियस क्लास में जरूर पढ़े होंगे, जिससे कि आपको इस चैप्टर के बारे में समझने में भी काफी आसानी होगी। सो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं बच्चों इस लेसन के इंट्रोडक्शन के साथ। वी शेयर दिस प्लेनेट विद मिलियंस ऑफ अदर लिविंग थिंग्स। यानी कि देखिए, जो अर्थ है वहां पे ह्यूमन सरवाइव कर सकता है, यानी कि यहाँ पे लाइफ है। अब सिर्फ इस अर्थ में सिर्फ ह्यूमंस हैं ऐसा तो जरूरी नहीं है, इसके अलावा और भी ऐसी चीज है जो कि लिविंग बींग्स में काउंट की जाती है। एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर बैक्टीरिया, लीचिन से लेकर बनियन ट्री, ये हमारा नेशनल ट्री भी है, एलिफेंट से लेकर ब्लू व्हेल्स, हर एक टाइप्स के जो ये फ्लोरा एंड फोना है वो भी एग्जिस्ट करते हैं। और आप कह सकते हो कि ये सारा का सारा एक इकोलॉजिकल सिस्टम को क्रिएट करते हैं, और जो ह्यूमंस है ना वो इन्हीं सभी चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं। वी ह्यूमंस अलोंग विद ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ complex web of ecological system in which we are only a part and very much dependent on this system for our own existence। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस इकोलॉजिकल सिस्टम में जो हम है सिर्फ एक पार्ट है, और जो हमारी पूरी लाइफ है ना वो इन्हीं के ऊपर डिपेंडेबल है। तो इसलिए बच्चों फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की एक केयर करना ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन वही है ना कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि आप कह सकते हो कि जो ह्यूमंस है उनका इंटरफेयर नेचर के अंदर कुछ ज़्यादा ही होते जा रहा है, जैसे जैसे हर एक कंट्री अपने आप को ग्रो करना चाह रही है। तो क्योंकि ये जो दौर है बच्चों वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़े इंडस्ट्री स्टैब्लिश की जाती है, जिसमें आप कह सकते हो कि जो फॉरेस्ट है उसका ज्यादा यूज किया जा रहा है। सो ये सारी चीजों को आपको इस लेसन के अंदर अच्छे से समझना है। तो शुरुआत करते हैं बच्चों सबसे पहले फ्लोरा एंड फोना के बारे में। अब इसे एग्जाम में शफल मत करना, पहले समझ लीजिएगा जो फ्लोरा है वो एक प्रकार की प्लांट्स की स्पीसीज है, ऑन दी अदर साइड जो फोना है वो एनिमल की स्पीसीज है। अब बच्चा इसे शफल कर देता है तो इसलिए कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए मैंने इसे स्टार्टिंग में ही लिख दिया। सो देखिए क्या बात की गई है, स्पेशली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ वास्ट अरेंजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। वो कैसे, देखिए हमारे यहाँ पर आपको जो प्लेट्यूज है वो देखने को मिलेंगे, माउंटेन, रिवर, सी, फॉरेस्ट। सो दैट इज वाई बच्चों इंडिया को एक सब कॉन्टिनेंट का भी दर्जा दिया जाता है। इसके अलावा ये तो कुछ भी नहीं है। इंडिया की जो आप बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में हम देख रहे हैं ना, ये तो कुछ भी नहीं है। एक डेटा के अकॉर्डिंग आप कह सकते हो कि दिस इज पॉसिबली ट्वाइस और थ्राइस द नंबर येट टू बी डिस्कवर्ड, ऑलमोस्ट 8%, यानी कि 16 लाख, यानी 2 गुना 3 गुना ज्यादा है जो अभी एग्जिस्ट है ना, और भी इससे ज्यादा है। So that is why बच्चों these diverse flora and fauna are so well integrated in our life, so that we take these for granted। क्योंकि हमें ये चीजें आसानी से मिल जाती है, so that is why बच्चों हम इन्हें काफी ज्यादा ग्रांटेड लेते हैं, हल्के में ले लेते हैं। तो फिर हम इनकी वैल्यू नहीं समझ पाते। जब ये कभी खत्म होने पे आएगी तब हमें इस चीज का पता लगेगा। जैसे एक एग्जांपल भी बताया गया है कि जो थार डेजर्ट है जो कि राजस्थान में लोकेटेड है, वहां पर बच्चों जो लोग हैं पानी के लिए दूर दूर तक सरवाइव करते हैं ताकि उन्हें वो पानी मिल सके। और जो अर्बन सेक्टर होते हैं वहां पे पानी देखिए कितना वेस्ट होता है ना। तो हर चीज की बच्चों केयर करना काफी जरूरी होता है, और जब वो चीजें उस कैटेगरी में आ जाएगी तो कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम होगी। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इन्हीं चीजों से रिलेटेड है। एट लीस्ट 10% ऑफ इंडिया रिकॉर्डेड विद फ्लोरा एंड 20% ऑफ इट्स मैमल्स आर ऑन द थ्रेटेंड लिस्ट। यानी कि आप कह सकते हो कि 10% तो प्लांट की स्पीशीज और 20% जो है वो एनिमल की जो स्पीशीज है वो थ्रेटेंड लिस्ट में काउंट की जा रही है, जिसमें ज्यादातर चीता, पिंक हेडेड डक, माउंटेन कोल, फॉरेस्ट ऑलेट, ये सभी इंक्लूडेड है। उसी तरह अगर प्लांट की स्पीशीज की बात की जाए तो यहाँ पे मधुका जो कि एक प्रकार की वाइल्ड वेराइटी है महुआ की, ये एक प्रकार का प्लांट ही है। उसी तरह हबड्रेडिया जो कि एक प्रकार की ग्रास की स्पीशीज मानी जाती है। तो ये भी बच्चों कहीं ना कहीं एक्सटिंक्ट होते जा रही है, यानी कि खत्म होती जा रही है। इनफैक्ट नो वन कैन से हाउ मेनी स्पीशीज मे हैव ऑलरेडी बीन लॉस्ट।
कोई नहीं बता सकता कि हमने ऑलरेडी कितनी सारी जो स्पीशीज है वो खो चुकी है, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं सर्वे नहीं हुआ, वो मिल ही नहीं है। तो फिर वो एंशियंट टाइम में ऐसा लगता है कि जब उसकी रिसर्च होगी अच्छे से तब मिलेगी। आप न्यूज़ भी देखते रहते हो, है ना। तो इसलिए इनका जो कंजर्वेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सो बच्चों, यहाँ पर हम बात करेंगे IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है उनकी डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज के बारे में, जिससे हमें यह आइडिया मिलेगा कि वो कौन सी स्पीशीज है जो कि नॉर्मल है, एक्सटिंक्ट है, रेयर है या अलग अलग कैटेगरी में। इन्हें आप अच्छे से जरूर समझिएगा, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर इस टॉपिक से रिलेटेड पूछ सकता है। सो अगर बात की जाए बच्चों, वो 6 टाइप की है, ठीक है, इस एजेंसी के थ्रू। तो सबसे पहले है नॉर्मल स्पीसीज। अगर हम नॉर्मल स्पीसीज की बात करें तो वो स्पीसीज जो आसानी से जगह जगह आपको देखने को मिल जाती है। स्पीसीज हुज पॉपुलेशन लेवल आर कंसीडर्ड टू बी अ नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल, जैसे कैटल, सेल, पाइन, रोडेंट्स, ये सारे के सारे जो है इनकी पॉपुलेशन ठीक ठाक है, तो इन्हें हम नॉर्मल कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन जो बच्चों दूसरी कैटेगरी है वो एंडेंजर्ड स्पीसीज है, यानी कि ये वो स्पीसीज जो कि खत्म हो सकती है। दीज आर स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कि लुप्त होने के कगार पे है, जिसमें आप कह सकते हो कि जो ब्लैक बग है, क्रोकोडाइल है, इनका हमें कंजर्व करना काफी जरूरी है। और तीसरी है वल्नरेबल। अब ये भी वही कैटेगरी में आप कह सकते हो कि दीज आर स्पीसीज whose population has declined to level from where it likely to move into endangered category in future if the negative factor continue to operate। वल्नरेबल स्पीसीज वो है, अगर एक तरीके से बच्चों अगर हम इनका ऐसे ही यूजेस करते रहना तो हो सकता है कि ये सेकंड कैटेगरी में यानी कि एंडेंजर कैटेगरी में जल्द ही आ जाएगी, जिसमें एशियाटिक एलिफेंट हो, ब्लू शिप हो, गेंगटिक और डॉल्फिन हो, ये सारे के सारे कुछ एग्जांपल्स है जो कि वल्नरेबल कैटेगरी में माने जाते हैं और इनका हमें ख्याल रखना जरूरी है, वरना ये भी एंडेंजर कैटेगरी में आ जाएंगे। इसके अलावा फोर्थ है बच्चों रेयर स्पीशीज। अब रेयर स्पीशीज ऑलरेडी जिनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा कम है और साथ ही अगर इनका नेगेटिव फैक्टर अफेक्ट इन्हें ऐसे ही करते रहे तो वो ज्यादा टाइम नहीं लेगा इन्हें एंडेंजर और वल्नरेबल कैटेगरी में पहुंचाने में, तो इसलिए इनका भी कंजर्वेशन जरूरी है। जैसे हिमालयन ब्राउन बियर हो, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स और हॉर्नबिल। हॉर्नबिल आपको 11th क्लास में पढ़ने को भी मिलेगी, आप इंग्लिश की बुक है, ठीक है। तो ये रेयर स्पीशीज वाली है। उसी तरह बच्चों एंडेमिक स्पीशीज, तो ये वो स्पीशीज है जो ओनली पर्टिकुलर एरिया में ही देखने को मिलती है, यानी कि इन्हें ज्योग्राफिकल और नेचुरल तरीके से थोड़ा अलग रखा जाता है। जैसे अंडमान और निकोबार जो कि हमारा एक आइलैंड है, तो अंडमान में टील एंड वाइल्ड पिग और निकोबार में पिजन और साथ ही मिथुन ये है बच्चों जो कि अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। ये आप कह सकते हो कि बहुत ही कम इनकी पॉपुलेशन हमें देखने को मिलते हैं, जो कि काफी ज्यादा आइसोलेटेड रखे जाते हैं। और लास्ट है बच्चों एक्सटिंक्ट स्पीशीज, यानी कि तो खत्म ही होने वाली। These are species which are not found after searches of known or likely area where they may occur। यानी कि ये तो वो कैटेगरी की स्पीसीज है बच्चों जिन्हें सर्वे करने पर भी, सर्चेस करने पर भी, जिन एरिया में ये मिलती है तब भी नहीं मिलती, तो मतलब पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट है, खत्म होने वाले। जैसे यहां देख सकते हो एशियाटिक चीता और पिंक हेडेड डक, तो ये ढूंढने से भी ना ढूंढने मिले। तो इसलिए बच्चों ये कुछ कैटेगरीज है स्पीशीज की, होप्स हो कि आपको 6 की 6 अच्छे से समझ आ चुकी होगी। नाउ क्वेश्चन इज कि वो कौन से रीजन है जिसकी वजह से फ्लोरा एंड फोना को काफी ज्यादा नुकसान हो जा रहा है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी के बारे में है, कॉजेज ऑफ डिप्लेशन ऑफ द फ्लोरा एंड फोना। सो क्या बात की गई बच्चों, ह्यूमन बींग्स ट्रांसफॉर्म नेचर इनटू अ रिसोर्स ऑब्टेनिंग डायरेक्टली and indirectly from the forest and wildlife which depleted our forest and wildlife such as wood, barks, leaves, rubber, medicine etc। ये सारे examples। यानी ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, एक तरीके से नेचर को ट्रांसफर कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज के लिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों फैक्टर इसके अंदर इंक्लूडेड है, जिसके अंदर हमने सारे जो एग्जांपल्स है हम कर क्या रहे हैं, रॉ मटेरियल का ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं, उससे रेडी प्रोडक्ट बना रहे हैं और आगे उन्हें सर्विसेज में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उससे फायदा क्या हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है ना, देश की जो पर कैपिटा इनकम है वो ग्रो हो रही है। लेकिन अगर नेचर सारा ही अगर हम ऐसे ही नुकसान करते रहे तो वो टाइम ज्यादा दूर नहीं जब बच्चों हमें बहुत डिफरेंट टाइप की जो प्रॉब्लम्स है ना वो झेलने पड़ेगी।
आज हम देखते हैं कि ये जो एयर पोल्यूशन जैसी जो प्रॉब्लम्स है, या फिर आप कह सकते हैं फूड क्राइसिस जैसी प्रॉब्लम्स है, ये आपको आए टाइम देखने को मिलते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से भी ना, जो हम पॉजिटिव वे में तो उसे देखते हैं, लेकिन उसका नेगेटिव जो इम्पैक्ट है वो कुछ यहाँ पर भी देखने को मिला है। द ग्रेटेस्ट डैमेज, अगर बात की जाए बहुत बड़े डैमेजेस की, इन्फ्लिक्टेड ऑन इंडियन फॉरेस्ट वाज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, जब अंग्रेजों का हमारे यहाँ पे शासन था, ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ रेलवे, एग्रीकल्चर, कमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग एक्टिविटी। बहुत बड़ा डैमेज तो हमें उस समय देखने को मिला था जब ब्रिटिशों का यहाँ पे रूल था। उन्होंने कुछ डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें करी थी, लेकिन एक तरीके से उनका एक निजी स्वार्थ था इसके अंदर, जैसे एक्सपेंशन ऑफ रेलवे हो, रेलवे का ज्यादा से ज्यादा उन्होंने कह सकते हैं डेवलपमेंट किया था, एग्रीकल्चर हो या फिर कमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री या फिर माइनिंग एक्टिविटी, तो वो उन्होंने अपने प्रॉफिट के लिए किया था। तो आप कह सकते हो कि ये चीजें भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। इसके अलावा आप देखते हो बच्चों कल्टीवेशन भी बच्चों कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही है, और ये कंपलसरी है, होती है, लेकिन जब ओवर होते हैं ना तब प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है। जैसे बिटवीन 1951 टू 1980, ऑलमोस्ट 30 ईयर के आसपास, अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ओवर 26,200 किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट एरिया वाज कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड ऑल ओवर द इंडिया। यानी कि 26,200 स्क्वायर किलोमीटर इतना जो फॉरेस्ट एरिया उसे क्या कर दिया, बदल दिया गया एग्रीकल्चर लैंड में, ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेशन के लिए। सबस्टेंशियल पार्ट ऑफ द ट्राइबल बेल्ट स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया हैव बीन डिफॉरेस्टेटेड और डिग्रेडेड बाय शिफ्टिंग कल्टीवेशन, अ टाइप ऑफ स्लैश एंड बर्न। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है बच्चों आपको चैप्टर नंबर 4 में भी अच्छे से जानने को मिलेगी, जिसमें हम एग्रीकल्चर वाले के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जो हमने जो भी कल्टीवेशन किया तो उसका ऊपर की जो टॉप लेयर है ना उसे हमने कट कर दिया और नीचे की ऐसी छोड़ दिया, यानी कि उसे जला दिया, जिसकी वजह से जो वो लैंड है ना वो भी वेस्ट हो जाता है, बैरन हो जाता है, खराब, बंजर। तो ये भी पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग नाम से जाने जाती है, ये अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक भी है। बस मोटे तौर पे आप ये समझ सकते हो कि इनकी वजह से भी कहीं ना कहीं जो लैंड है वो डिग्रेड होते जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। आज के समय हर एक कंट्री की नीड्स है कि वो ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट करे, पर कैपिटा इनकम को बढ़ाए, अपनी जीडीपी को ग्रो करे, और ये बिल्कुल अच्छी चीज भी है। लेकिन वही चीज है ना कि कुछ लोगों के लिए एक चीज डेवलप हो सकती है लेकिन वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव भी साबित हो सकती है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, शायद आपको याद हो, जब मैंने आपको बताया कि जो कि टेक्नोलॉजी जैसे 5G जनरेशन आज हमारे पास अवेलेबल है, इंटरनेट का जो यूजेस है जो पहले के टाइम पे कितना स्लो था अब कितना फास्ट हो गया है, तो ये हमारे ह्यूमन की नीड्स के लिए कितना अच्छी चीज माने जाती है। लेकिन वही बात है ना कि जो स्पेशली जो बर्ड्स है, जो रेडिएशन है उनका, उनसे काफी प्रॉब्लम होती है, जिनकी वजह से अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ भी हो जाती है। अब आप बताइएगा कि ये जो 5G जनरेशन हमारे लिए जितनी यूजफुल है उतनी ही उनके लिए कितनी खराब चीज है ना। तो डेवलपमेंट के आप दोनों चीजों के बारे में अच्छे से समझ सकते हो। इससे भी कहीं ना कहीं फॉरेस्ट को काफी नुकसान हुआ है। लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू लॉस ऑफ फॉरेस्ट। सिंस 1951 ओवर 5,000 square kilometer of forest was cleared for River Valley project. Clearing of forest is still continuing with project like Narmada Sagar project in Madhya Pradesh, which would 40,000 hectare of forest. यानी कि कुछ प्रोजेक्ट की वजह से भी जो कि डेवलपमेंट से रिलेटेड है, आप कह सकते हो कि बहुत सारे फॉरेस्ट को डिफॉरेस्ट किया गया, मतलब कि इनकी कटिंग ज़्यादा की गई है। क्योंकि भैया जैसे ये रिवर वैली जैसे प्रोजेक्ट हो या फिर नर्मदा सागर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में हो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने स्क्वायर किलोमीटर में फॉरेस्ट को क्लियर किया गया है ताकि ये जो चीज़ें अच्छे से स्टैब्लिश हो सके। तो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट है, ठीक चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं से फॉरेस्ट को भी नुकसान होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों माइनिंग। अब माइनिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है मिनरल्स के लिए, ठीक है। तो माइनिंग इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड डिफॉरेस्टेशन। अब इसमें है क्या, देखिए एक जगह है वेस्ट बंगाल जहां पर द बक्सा टाइगर रिजर्व जो है ना वो सीरियसली थ्रेटेंड है एक तरीके से डोलोमाइट माइनिंग की वजह से।
क्योंकि वहां ज्यादा हो रही है। और इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो नेचुरल हैबिटेट है ना मैनी ऑफ स्पीशीज का, वो काफी नुकसान हो रहा है उन्हें। इवन यहाँ तक कि जो माइग्रेशन का जो रूट है आने जाने का, जिसके अंदर बच्चों एलिफेंट तक को भी इंक्लूड किया गया, उनको भी इन चीजों से प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वहां पे माइनिंग हो रही है। अब जगह ठीक नहीं है, जगह ठीक नहीं है तो आना जाना नहीं हो पा रहा, तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ये भी कॉजेस में गिना जाता है फ्लोरा एंड फोना कैटेगरी की। ठीक है, तो ये सारी चीजें बच्चों कॉजेस से हो गया। सो अगर बच्चों इनका क्विक रिकैप किया जाए तो हमने बात करी थी लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन, माइनिंग, और इसके अलावा कुछ और ऐड अप कर सकते हो जैसे ग्रेजिंग एंड फ्यूल, वुड कलेक्शन एंड ओवर पॉपुलेशन। ये सारे के सारे कुछ ऐसे कॉजेज है, रीजंस है जिनकी वजह से फ्लोरा एंड फोना स्पीशीज को काफी नुकसान भी हो रहा है। अब तक हमने सारी जो चीजें थी उनकी कमियों के बारे में ही जाना, लेकिन क्या इसके कंजर्वेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए क्या कोई भी स्टेप नहीं लिए जा रहे? ऑब्वियसली लिए जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक ये चीज और समझनी पड़ेगी कि वो कौन से फैक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इंडिया की बायोडायवर्सिटी को लेकर। वो काफी ज्यादा जरूरी है, जैसे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गया, इसके अलावा हंटिंग, पॉचिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर। ये सारे के सारे रीजन है जिनकी वजह से इंडिया की जो बायोडायवर्सिटी है ना वो काफी ज्यादा डिक्लाइन होती जा रही है, और ये हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए ठीक चीज बिल्कुल नहीं है। सो इसी के कंजर्वेशन के लिए बच्चों कुछ मेजर स्टेप भी लिए गए हैं, और बहुत से लोगों की डिमांड्स भी आई है जो स्पेशली एनवायरमेंट से जुड़े हैं। अब वो कौन कौन से, उन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। सो क्या बात की गई है? कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, लाइक एग्जाम्पल वाटर, एयर, सॉइल एंड एग्रीकल्चर। ये सारी चीजें जो ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए काफी काम आती है। ड्यू टू एनवायरमेंटलिस्ट डिमांड, वो लोग जो कि एनवायरमेंट से जुड़े उनकी डिमांड की वजह से द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड इन 1972। आप याद रख सकते हो, फैक्ट बेस्ड पर एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकते हैं। विद वेरियस प्रोविजन फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट, जैसे द एम ऑफ प्रोग्राम वाज प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन, वो जो कि एंडेंजर कैटेगरी में, एंडेंजर स्पीशीज बाय बैनिंग हंटिंग एंड गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट एंड रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। अगर ये सारी चीजों के ऊपर कंट्रोल लाएगा और इनको ये सारी चीजें प्रोवाइड कराएगी, सो एक तरीके से बच्चों हम कंजर्व कर सकते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को। इसके अलावा द सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो अनाउंस सेवरल प्रोजेक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल which were gravely threatened, जिसके अंदर आप टाइगर, वन हॉर्न राइनासोर एंड कश्मीरी स्टैग को काउंट कर सकते हो। इसके अलावा गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर को भी लॉन्च किया था 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर वाज आल्सो लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर ऑफ 1973 टू सेव द एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ टाइगर इन द कंट्री। तो 1973 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू प्रोजेक्ट टाइगर भी लाया गया था। आपने ये स्लोगन जरूर पढ़ा होगा, सेव द टाइगर वाला, कि कहीं ना कहीं जो टाइगर की कमी होती जा रही है, इससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी, जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो अनबैलेंस हो जाएगा। ऐसी टाइगर को किंग थोड़ी कहते हैं। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर की अगर बात की जाए तो ये क्यों लॉन्च किया गया था? द टाइगर इज वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीशीज इन द फोनल वेब। सो 1973 में अथॉरिटीज को ये रियलाइज हुआ कि जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो 55,000 से गिरकर कितनी हो चुकी है, 1827, कितनी ज्यादा कम हो चुकी है ओवर द सेंचुरी, एक शताब्दी के अंदर। और एक तरीके से कुछ थ्रेट बताए गए थे जो कि डिफरेंट टाइप के हैं, जिसमें पॉचिंग फॉर ट्रेड हो गया, श्रिंकिंग हैबिटेट, डिप्लेशन ऑफ प्रे बेस्ड स्पीशीज एंड ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। ये सारे के सारे रीजंस बताए गए थे जिनकी वजह से जो टाइगर है उनकी संख्या घटती जा रही है। इसलिए सेव द टाइगर नाम का एक स्लोगन निकाला गया था ताकि इनकी देखभाल सही से की जा सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट टाइगर 1973 वाला। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की, तो इसमें स्पेशली आप 3 कैटेगरी के बारे में बात करोगे। इन इंडिया मच ऑफ its forest and wildlife resources are either owned or managed by the government through the forest department or other government departments। तो स्पेशली इंडिया के अंदर बच्चों इनका जो मैनेजमेंट किया जाता है
फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का, वो गवर्नमेंट की ही बॉडी है, जो कि डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया, फिर अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया, ये एक तरीके से रख रखाव करते हैं, जिसके अंदर 3 कैटेगरी है। नंबर 1 है रिजर्व फॉरेस्ट, ये वो फॉरेस्ट है जो रिजर्व रखे गए, दूसरा प्रोटेक्ट वाले, और तीसरा बच्चों अनक्लास्ड। ये अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग तरीके से फॉलो किए जाते हैं। अगर नंबर 1 है बच्चों रिजर्व्ड फॉरेस्ट, ये काफी ज्यादा वैल्यूएबल है। आप कह सकते हो कि ये जो टोटल फॉरेस्ट लैंड है ना, उसका 0.5% एक तरीके से कवर अप करते हैं। दीज फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न। सेकेंड है बच्चों प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, दीज फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम any further depletion, almost 1/3 of total forest area is protected forest, यानी कि ये वो है जिन्हें प्रोटेक्ट किया गया है, एक 1/3 है इसका, बिल्कुल 1/3। और लास्ट है अनक्लास्ड, इसके अंदर प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों इंक्लूडेड है। दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज। तो ये अलग अलग स्टेट्स में आपको देखने को मिलेंगे। अगर बात की जाए तो रिजर्व एंड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट जो है वो एक तरीके से परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट्स मेंटेन करने के काम आते हैं, जो स्पेशली आप कह सकते हो टिम्बर या अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस करने में काफी हेल्प भी करते हैं। मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग 75% ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया। जैसे रिजर्व की अगर बात करें तो ये और कहां पर है, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, यहां पर आपको अच्छी खासी क्वांटिटी में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वो बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उड़ीसा, राजस्थान, यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। और जो अनक्लास्ड है वो स्पेशली जो है वो ऑल नॉर्थ ईस्टर्न साइड में और साथ ही कुछ गुजरात के साइड में, यहां पर आपको हाई परसेंटेज में अनक्लास्ड फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, जो कि एक तरीके से मैनेज किए जाते हैं वहां की खुद की लोकल कम्युनिटीज के द्वारा। ठीक है, तो ये तो 3 कैटेगरी के हो गए। इसके अलावा बच्चों कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है कि इन कैटेगरी के अलावा कुछ लोकल कम्युनिटी है जो भी इनको प्रोटेक्ट रखने का काम करती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे के जो सारे लोग हैं वो अर्बन सिटीज के अंदर ही रहते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं बच्चों हमारे देश के अंदर जो स्पेशली जिनका जो एक रहने की जगह है वो इन फॉरेस्ट के ऊपर काफी हद तक डिपेंड करती है। द फॉरेस्ट आर आल्सो होम टू सम ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटी, जैसे लोकल कम्युनिटी आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दिस हैबिटेट अलॉन्ग विद गवर्नमेंट ऑफिशियल टू सिक्योर देयर लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड, ताकि भैया एक तरीके से वो अपनी जो लाइफ है वो अच्छे तरीके से स्पेंड कर सके। तो इसलिए हर बार हमें ये देखने को मिलता है कि हमेशा गवर्नमेंट और लोकल कम्युनिटी के बीच में जो डिस्प्यूट होता है ना, कि भैया गवर्नमेंट चाहते हैं कि यहाँ से ये सारी चीज़ें हटे, लेकिन जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी होती है वो इन चीज़ों के लिए स्ट्रगल करती है काफ़ी ज़्यादा। जैसा कि हमें राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में देखने को मिला, जहाँ पे जो विलेजर्स है वो इसके खिलाफ खुद लड़े थे, माइनिंग के खिलाफ, जो कि एक प्रकार का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था। और साथ ही जो चिपको मूवमेंट है हिमालय के अंदर, उन्होंने भी आप कह सकते हो कि जो पेड़ों की ज्यादा कटाई थी, डिफॉरेस्टेशन जो था सेवरल एरियाज के अंदर, उसे भी रोकने में वो कामयाब हुए थे। इसके अलावा बच्चों फार्मर एंड सिटीजन ग्रुप लाइक का बीज बचाओ आंदोलन इन तहरी एंड नवध्यान हैव शो दैट एडिकेट लेवल ऑफ द डाइवर्स क्रॉप प्रोडक्शन विदाउट टू यूज द सिंथेटिक केमिकल आर पॉसिबल एंड इकोनॉमिकली वाइबल। यानी कि जो उत्तराखंड में जगह है तहरी और नवोदय, यहाँ पे बीज बचाओ आंदोलन के लोगों ने ये बताया कि विदाउट एनी यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स आप एक डाइवर्स तरीके से भी, एक नेचुरल तरीके से भी इनको अच्छे तरीके से इनको प्रोड्यूस कर सकते हो। उसी तरह बच्चों जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो कि एक तरीके से 1988 में उड़ीसा स्टेट में हुआ था, ये एक अच्छा एग्जांपल था जहां पे लोकल कम्युनिटी ने मैनेजमेंट और रिस्टोरेशन किया था जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट थे। तो ये सारे कुछ एग्जांपल है लोकल कम्युनिटी के द्वारा अलग अलग स्टेट्स के। होप्स हो कि आपको अच्छे से समझ आ चुके हैं, लेकिन आपको 3 अच्छे से याद रखने हैं, रिजर्व, प्रोटेक्ट और अनक्लास्ड वाले, अलग अलग स्टेट्स के अंदर। ठीक है, वो आपसे कहीं से भी पूछ सकता है।
सो यही था हमारा एक छोटा सा लेसन। होप्स हो कि आपको एक अच्छे तरीके से सभी चीज़ों के बारे में पता चल चुका होगा। बेसिकली जो स्पीशीज है, जो 6 कैटेगरी की स्पीशीज है, उन्हें आपको अच्छे से याद रखना है, उनके एग्जाम्पल सबके याद रखना है। एक्सटिंक्ट में कौन सा था, रेयर कैटेगरी में कौन सा था, एंडेंजर में, वल्नरेबल में, नॉर्मल में, ये सारा आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही गवर्नमेंट के द्वारा जो डिफरेंट टाइप के स्टेप लिए गए फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए, वो आपको ज्यादा अच्छे से याद रखना जरूरी है। तो ये लेसन होता है हमारा वन शॉट वीडियो में कंप्लीट। होप्स हो कि आपको काफी अच्छे से समझ आ चुका होगा। स्टिल कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। मिलेंगे बच्चों हम अपने थर्ड लेसन के वन शॉट वीडियो में। तब तक के लिए से बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें।